आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर बात करने वाले हैं, गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बिल को लेकर जो बड़ा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। ये वो केस है जहां गवर्नर ने बिल्स को महीनों तक होल्ड पर रखा और पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को क्या पावर्स देता है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फाइनल डिसीजन दिया। तो ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2023-24 के बीच में कई इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए जो यूनिवर्सिटीज़, स्टेट कमीशंस और रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन बिल्स को गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजा गया, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब गवर्नर आर.एन. रवि ने महीनों तक इन बिल्स पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नहीं लिया। वो ना उन बिल्स को अप्रूव कर रहे थे, ना रिटर्न कर रहे थे और ना ही प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर रहे थे। इस इनडेफिनेट होल्ड ने स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को डायरेक्ट इफेक्ट किया। गवर्नमेंट का कहना था कि गवर्नर अपने पॉलिटिकल बायस की वजह से बिल्स को रोक रहे हैं, जिससे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्लो हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को एग्जैक्टली क्या पावर देता है। तो आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास 4 ही ऑप्शन होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन चारों को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। पहला ऑप्शन होता है एसेंट, जिसका सिंपल मतलब है कि गवर्नर बिल को अप्रूव कर देता है और वो तुरंत लॉ बन जाता है। ये सबसे नेचुरल और एक्सपेक्टेड स्टेप होता है। दूसरा ऑप्शन होता है विथहोल्ड एसेंट, जिसमें गवर्नर बिल को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ये पावर एक्सट्रीमली लिमिटेड होती है। गवर्नर इसे तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक बिल में कोई जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इलेक्टेड लेजिस्लेचर के डिसीजन को लाइटली ओवररूल करना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। तीसरा ऑप्शन होता है रिटर्न, जिसमें गवर्नर बिल के रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली को वापस भेजता है, मनी बिल के अलावा। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर असेंबली उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे बिना एक शब्द बदले, तो गवर्नर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं बचता। उसे कंपल्सरीली असेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी असेंबली की होती है, गवर्नर की नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व, जिसमें गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट हो या बिल सेंट्रल लॉ के साथ क्लैश करते हों। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि इस पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट ऑटोनॉमी को इफेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे क्रिटिकल बात ये क्लैरिफाई की, इन 4 ऑप्शंस के अलावा एक 5वां ऑप्शन, बिल को बस होल्ड पर रखकर पेंडिंग छोड़ देना, कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तमिलनाडु वाले केस में गवर्नर ने यही किया, जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी तैयार हुई। तो 2024-25 तक सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर पर लगातार सुनवाई होती रही। जजेस ने रिपीटेडली गवर्नर के कंडक्ट को क्वेश्चन किया। कोर्ट पूछता रहा कि गवर्नर इतने मंथ्स तक बिल को क्यों फ्रीज करके रखे हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। सुनवाई के दौरान एक ड्रामा क्रिएट तब हुआ जब गवर्नर ने एक साथ 10 बिल असेंबली को रिटर्न कर दिए। ये वही बिल्स थे जो 8-10 महीने से उनके पास पेंडिंग पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सडन टाइमिंग को सस्पिशियस बताया और जज ने रिमार्क में कहा कि ये एक्शन सिर्फ कोर्ट के प्रेशर में लगता है। इस हियरिंग ने पूरे देश में गवर्नर के रोल के ऊपर फेडरल डिबेट को इंटेंस कर दिया। अब अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर और गवर्नर के रोल पर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि गवर्नर बिल्स को इंडेफिनेट टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई पावर देता ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को रीजनेबल टाइम के अंदर बिल पर डिसीजन लेना ही होगा, या तो असेंट दे या विदहोल्ड करे या रिटर्न करे या फिर रिजर्व करे। कोर्ट ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि अगर असेंबली एक बिल को दोबारा पास कर देती है तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसे असेंट देना ही पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर का इस तरह का कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पैरालिसिस क्रिएट करता है। और अप्रैल 2025 के जजमेंट का सबसे पावरफुल पॉइंट था डीम असेंट का यूज।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के 10 बिल्स पर गवर्नर ने अनरीजनेबल डिले किया है, इसलिए कोर्ट इन सब बिल्स को डीम असेंट डिक्लेयर करती है। डीम असेंट का सिंपल मीनिंग है जब गवर्नर अनजस्टिफाइड डिले करता है तो कोर्ट अज्यूम कर लेता है कि कोर्ट ने असेंट दे दिया है और बिल ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप था जिसका पर्पस था गवर्नर के डिले पावर का मिसयूज रोकना। ये डिसीजन इसलिए भी बिग डील था क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के डिले को पनिश करते हुए बिल्स को डायरेक्टली लॉ डिक्लेयर कर दिया। अप्रैल के डिसीजन के बाद पूरे देश में सेंटर स्टेट रिलेशंस पर बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चालू हो गया। केरला, पंजाब, तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए कि उनके यहाँ भी गवर्नर बिल्स डिले कर रहे हैं। अपोजिशन ने कहा कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं और स्टेट्स की ऑटोनॉमी को डैमेज कर रहे हैं। इस जजमेंट ने गवर्नर के ऑफिस की न्यूट्रलिटी पर क्वेश्चन रेज कर दिया। ये डिबेट सिर्फ स्टेट पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के फ्यूचर से जुड़ा हुआ बन गया। अप्रैल 2025 के जजमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के पावर को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और डीम असेंट जैसे स्टेप से जुडिशरी ओवररीच हो सकती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि आर्टिकल 143 के अंडर सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मांगा जाए। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डाउट पर एडवाइस मांग सकता है, जिसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को 3 मेजर क्वेश्चंस भेजे। पहला ये था, क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के लिए टाइम लिमिट फिक्स कर सकती है? दूसरा, क्या डीम असेंट डिक्लेयर करना जुडिशियली वैलिड है? तीसरा, रीजनेबल टाइम का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फिर नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 रेफरेंस का जवाब दिया और अप्रैल वाले डिसीजन की कुछ बाउंड्रीज रीडिफाइन की। कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी गवर्नर के लिए स्पेसिफिक डेडलाइंस या टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये लेजिस्लेचर जो कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज का काम है, जुडिशरी का नहीं। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि डीम असेंट अप्रैल में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में अप्लाई किया गया था, पर फ्यूचर में कोर्ट ऐसे रूटीन में बिल्स को असेंट डिक्लेयर नहीं करेगी। कोर्ट ने साथ ही रीअफर्म किया कि गवर्नर इंडेफिनाइट डिले नहीं कर सकता क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन इम्पोज नहीं करेगी। ये जजमेंट एक बैलेंस्ड अप्रोच था जिसमें गवर्नर के मिसयूज को रोकना भी ज़रूरी था पर जुडिशरी की बाउंड्रीज को भी मेंटेन करना था। नवंबर 2025 के बाद गवर्नर के पावर और स्टेट लेजिस्लेचर के अथॉरिटी के बीच एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर बन गया। गवर्नर अब बिल्स को होल्ड पर रखेगा तो वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं बताएगी। असेंबली अगर बिल को दोबारा पास कर देती है तो गवर्नर को असेंट देना कंपलसरी होगा। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। डीम असेंट रेयर केस में ही अप्लाई हो सकता है। ये मॉडल फेडरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि गवर्नर का डिले कंट्रोल में रहता है और जुडिशरी भी अपने लिमिट्स मेंटेन करती है। डीम्ड असेंट रेयर केस में ही अप्लाई हो सकता है। ये मॉडल फेडरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि गवर्नर का डिले कंट्रोल में रहता है और जुडिशरी भी अपने लिमिट्स मेंटेन करती है। आखिर में ये केस हमें दिखाता है कि गवर्नर का काम बिल्स को रोकना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से टाइमली डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इलेक्टेड लेजिस्लेचर की मर्जी ही फाइनल होती है और उसकी रिस्पेक्ट ही हमारी डेमोक्रेसी की असली ताकत है।